वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए जो कि MPSC 009 कनाडा एंड पॉलिटिक्स इन एंड सोसाइटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। जिनके पास भी है ये MPSC 009 जो कि MA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के सेकेंड ईयर में हो गए, उनके पास ये सब्जेक्ट होगा। ओके, तो मैं उस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में लाई हूँ, ठीक है, जो कि जून एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, बहुत सारे सालों के प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज किया, उसके बाद में क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। और मोस्टली वही क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में एंड इम्पोर्टेंट है। ओके, और मास्टर लेवल्स के आंसर है, जैसे कि मास्टर लेवल में होता है ना कि आप लोगों को जो अपने आंसर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना होता है एंड लास्ट में क्या देना होता है, वो कंक्लूजन देना होता है ना, ऐसे ही मैंने भी किया है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन एंड लास्ट में कंक्लूजन। एक मिडल पार्ट जो है मैंने पैराग्राफ में नहीं बल्कि पॉइंट्स में लिखा है, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट को ऐसे ही हेडिंग्स बना करके एंड देन उस हेडिंग को डिफाइन करना होता है, तो टीचर्स एग्जामिनर मार्क्स देते हैं। ओके, एंड जो क्वेश्चंस वगैरह मैं लेके आई हूँ, मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है, तो मैंने क्वेश्चंस के आगे ये ईयर्स भी मेंशन कर दिए कि जो भी मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ना, वो किस ईयर में रिपीट हुए हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस के आगे मेंशन है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए ना, तो आप मेरा ये फ्री PDF है, कोई चार्जेस नहीं है। आप इसके लिए जो है ना मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का लिंक जो है वो, मतलब जो व्हाट्सअप चैनल का लिंक है वो मेरे चैनल के लिंक में है, ठीक है। यूट्यूब चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज़ मैं इसके चैट में भी डाल दूँगी। ओके, सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये है पूछा हमसे कि कनाडा के संघीय ढांचे की प्रमुख विशेषताएं क्या है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कनाडा, ओके, रिपीटेड इन 2016, 18 एंड 22, ठीक है। इन तीनों सालों में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम अपने आंसर्स को किससे स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से। एंड इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि संघीय ढांचा क्या होता है, बेसिकली फेडरलिज्म सिस्टम क्या है। ओके, कनाडा एक संघीय लोकतांत्रिक देश है। मतलब जो कनाडा है ना, वो एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब डेमोक्रेटिक देश है ना। एंड जिसमें सत्ता का विभाजन किस तरीके से हुआ है, संघ मतलब सेंट्रल एंड प्रांतीय मतलब स्टेट लेवल के बीच में हुआ है, जैसे कि इंडिया में किया गया है। इसका संविधान 1867 के ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पर आधारित है, जो 1882 में कनाडा एक्ट के रूप में पुनः संस्कृत हुआ था। ओके, सो ये जो है ना, हमने कनाडा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड अब जो है, जो वहाँ पे शासन प्रणाली है, हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पॉइंट्स में बताएंगे जो भी उसका केंद्रीय संघात्मक, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना कि वहाँ का संघीय ढांचा क्या है, उसकी विशेषताएं बतानी, तो हम संघीय ढांचा और उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। लेकिन पॉइंट्स में सबसे पहले हम टॉप हेडिंग डालेंगे द्विसदनात्मक सरकार। वहाँ पे जो है डुअल गवर्नमेंट है। ओके, कनाडा में दो स्तरों की सरकार है। कनाडा हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इज दैट फेडरल एंड सेकंड इज दैट प्रोविडेंट, मतलब प्रांतीय सरकार, ठीक है। ये देखिए जो क्या है, जो कि संविधान के अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त है, मतलब ईच सॉवरेन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन डोमेन। मतलब जो दोनों है ना, संघीय और प्रोविडेंस, ये दोनों है ना, इन दोनों की अपनी अपनी शक्तियाँ है संविधान के दायरे में और अपनी अपनी लिमिटेशंस है। कोई भी अनलिमिटेड नहीं है और कोई भी किसी की शक्ति में रोक नहीं लगा सकता। ओके, एंड सेकंड क्या विशेषता है कनाडा के संघीय ढांचे की, कि वो लिखित संविधान है, उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इनका संविधान जो है लिखित और कठोर है, जो न्यायपालिका द्वारा व्याख्यात किया गया है। कनाडा रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड बाय डिवीजन ऑफ पावर्स इज क्लियरली। जैसे इंडिया का संविधान है ना रिटन एंड रिजिड, वैसे ही कनाडा का भी है। और जो भी वहाँ संविधान के अंदर जो भी बातें हैं ना लिखी हुई, वो क्या है, न्यायपालिका द्वारा क्लियर है। मतलब सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, पावर ऑफ डिवीज़न कैसे है, सब कुछ क्लियर किया गया है। और क्या है, वहाँ का जो संघीय ढांचा है ना, उसमें क्या है, सत्ताओं का विभाजन क्या है, मतलब डिवीज़न ऑफ पावर है। जो संविधान की अनुसूचियाँ है ना, उनको संघ और प्रांतों के बीच विषयों का स्पष्ट विभाजन करती है। जैसे इंडिया में है ना कि हम लोगों ने विषयों का स्पष्ट विभाजन किया हुआ 3 तरीके से, संघ सूची, राज्य सूची। वैसे ही वहाँ पे भी जो है ना, अनुसूचियों को ना संघ और प्रांत हमने 3 में कर रखा है, उन्होंने ना 2 के बीच में कर रखा है, ठीक है, संघ और प्रांत। लेकिन हमने संघ, राज्य और एक और कर रखा है अपशिष्ट। जैसे कि रक्षा, विदेशी मामले संघ के अधीन आते हैं। मतलब रक्षा और विदेशी से रिलेटेड जो है वो किसके अंदर आएंगे,
संघ के अंडर आएंगे, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य है वो प्रांतीय मतलब प्रोमिनेंट लेवल पे आएंगे। स्पेसिफिक पावर्स लाइक डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स आर फेडरल, वाइल एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर अंडर प्रोविनेंस। जो नेक्स्ट है वो क्या है, उनके संविधान की विशेषता कि वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, मतलब न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि ना, जैसे किसी ने सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को लेकर ना अपना वो सुना दिया है फैसला, ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को बाद में ये रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने फैसला सुनाया है उस केस को लेकर वो गलत है, तो वो उसको दोबारा से केस रीओपन करके उसकी दोबारा से जाँच पड़ताल कर सकती है और अपने केस को अपने जो भी उन्होंने वो दिया था ना उस केस को लेके ऑर्डर की, जिस भी मुजरिम को फांसी हुई या वॉटएवर, तो वो उसको जो है दोबारा से रिव्यू कर सकती है और चेंज भी कर सकती है अगर चाहे तो। संघीय ढांचे की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को अंतिम व्याख्यात बनाया गया है, मतलब उनको जुडिशियल रिव्यू दिया गया है, मतलब वो अपने ही निर्णय को दोबारा पढ़ सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है तो। द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्जियन ऑफ फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही एक गार्जियन का काम करता है, क्योंकि उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, जैसे कि एक फैमिली में गार्जियन का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। ओके, अब जो है ना उनका संविधान है ना, वहाँ पे ना वो क्या कहते हैं, राज्यपाल भी है। वहाँ पर जो है ना कनाडा की संघीय सरकार, वहाँ पे ना राज्यपाल भी है। केंद्र में जो है ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं कौन, राज्यपाल मतलब गवर्नर, है ना, जबकि प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल इज प्रेजेंट एट द क्राउन एट द फेडरल लेवल, लेफ्टिनेंट गवर्नर डू सो एट द प्रोविनेंट लेवल। और नेक्स्ट क्या उसकी अच्छी बात है, खासियत बात है केंद्रीय फेडरल सिस्टम की, कि जो संघीय प्रांतीय संबंध है ना, उनकी रिलेशंस है कैसे, मतलब इंटर रिलेटेड है, मतलब वो एक दूसरे के कार्यों में दखल नहीं करते हैं ना, ऐसे हो सकता है। इन संबंधों का समन्वय काउंसिल ऑफ द फेडरेशन और विभिन्न अंतर सरकारी समितियों के माध्यम से होता है। इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज एंड द काउंसिल ऑफ फेडरेशन कोऑर्डिनेट्स दिस रिलेशंस। अब जो है हमने इतनी सारी उसकी विशेषता बता दी, 5 से 6 विशेषता बता दी हमने। देखो 6 विशेषताएं बताई हमने कि जो कनाडा की सरकार है उसकी क्या क्या विशेषता है इनकी। वहाँ पे एक तो ड्यूअल गवर्नमेंट है ना, दूसरा क्या है कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है एंड रिजिड है, मतलब कठोर है। थर्ड क्या है, वहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर्स है, मतलब पावर का डिवीज़न हो रखा है, कोई किसी की शक्ति में दखल नहीं देगा। नेक्स्ट क्या है कि वहाँ पे ना जुडिशियल रिव्यू भी है कि अगर गवर्नमेंट लोग, अगर न्यायपालिका को लगता है कि उनका निर्णय गलत है तो वो दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। एंड देन वहाँ पे क्या है कि राज्यपाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों की अलग अलग इम्पोर्टेंस एंड भूमिका है, और वहाँ पर जो है दोनों के बीच फेडरल एंड प्रोविंस के बीच जो रिलेशंस है वो इंटरकनेक्टेड है ना, अच्छे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन का रिलेशंस है। तो इन सब पर निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो कनाडा है ना, वो कनाडा का जो संघीय ढांचा है वो अद्वितीय और लचीला है, जिसमें विविधताओं को बनाए रखते हुए एकता सुनिश्चित की जाती है। यह बहुसांस्कृतिक समाज के सत्ता के साझा प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। Canada's federal system is a model of cooperative federalism that balances diversity with unity in multicultural nation। मतलब जो ये क्या कहते हैं संघीय ढांचा है ना, ये एक बहुसांस्कृतिक समाज में बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट उदाहरण का काम करता है, क्योंकि फेडरलिज्म सिस्टम जो है वो एक बैलेंस बनाता है इतने मल्टीकल्चरलिज्म नेशन में, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर मारकाट होने का डर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कनाडा में बहुसंस्कृतिवाद की नीति क्या है, इसके क्या प्रभाव है। ये क्वेश्चन जो है ना जून 2024, 17 और 21 में आया था। पॉलिसी ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट क्या है ये हमें बताना है। ओके, तो कनाडा में बहुसंस्कृतिवाद चलता है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म आखिर है क्या। बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म कनाडा की एक राज्य नीति है, जिससे 1971 में अपनाया गया और 1988 में मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट के तहत वैधानिक दर्जा मिला गया। इसका उद्देश्य विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक और भाषाई समूहों को समान मान्यता देना था। तो बेसिकली मल्टीकल्चरलिज्म ये है कि जो भी वहाँ पे जातीय समूह है, जितने भी लोग हैं, जितने भी भाषा के लोग हैं, जितनी भी संस्कृति है, मतलब सभी लोगों को आपस में
एक ऐसा वैल्यू देना, सब लोगों को समान मान्यता देना, सबको इक्वल राइट्स देना, ये था मल्टीकल्चरलिज्म, जो कि सबसे पहले तो उन्होंने 1971 में अपनाया, लेकिन 1988 में उन्होंने क्या किया, इसको वैधानिक दर्जा दिया, मतलब अपने संविधान में ऐड किया एक्ट के नाम से, मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट के नाम से, ताकि किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अब हम बताएंगे इसकी विशेषता क्या है। ओके, तो सबसे पहले क्या था कि जो मल्टीकल्चरलिज्म ये था ना, बहुसंस्कृतिवाद, तो इसमें क्या था कि संस्कृति विविधता की मान्यता थी। मतलब कैसे, जो संस्कृति थी ना उसमें डाइवर्सिटी थी, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटी। कनाडा सरकार सभी समुदायों को उनकी संस्कृति पहचान बनाए रखने के लिए अनुमति देती है। जैसे इंडिया में है ना कि कोई भी समुदाय हो, कोई भी कास्ट हो, कोई कुछ भी हो, उनको अपनी संस्कृति बनाए, उनको अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए राइट्स है, वैसे कनाडा में भी राइट्स है। द कनाडा स्टेट इनकरेज रिटेंशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म की जो विशेषता है वो है कि वहाँ पे भाषाई अधिकार सबको है। मतलब अंग्रेजी और फ्रेंच के साथ साथ अन्य भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही भाषा को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जैसे कि अब इंडिया में देखो, पहले हमारी तो मदर टंग तो हिंदी है, पर अब जो है हम लोग इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते जा रहे हैं। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच जो वहाँ पर लोकल बोली जाती है, उसके साथ साथ अदर लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जा रहा है। मल्टीकल्चरलिज्म इज़ प्रमोटेड अलोंग विद ऑफिशियल बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश एंड फ्रेंच। वहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है आपको मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर। जैसे कि धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय अभिव्यक्ति, मतलब आपको अपने धर्म की प्रचार करने की, संस्कृति को बढ़ाने की और जाति के बारे में सबको बताने की स्वतंत्रता है, संवैधानिक रूप से है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से प्रोटेक्शन है आपको। कल्चरल एक्सप्रेशन एंजॉय स्ट्रॉन्ग लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। अब क्या है, वहाँ पे जो है ना इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप भी है। आप्रवासन और जो नागरिकता है ना, जो भी लोग आप्रवासी करते हैं उनके लिए भी नागरिकता की नीति बनाई गई है। बहुसंस्कृतिवाद नीति आप्रवासन को बढ़ावा देती है। जो भी लोग बाहर विदेशों से आकर वहाँ पे बसते हैं ना, उन लोगों को नागरिकता दी जाती है वहाँ पे, और नागरिकता की प्रक्रिया से उनको समावेशी बनाया जाता है। मतलब अपने स्टेट का, कनाडा का वो बना लिया जाता है पीपल। इट कॉम्प्लीमेंट्स इंक्लूसिव इमिग्रेशन एंड सिटीजन प्रोसेसेस, जबकि इंडिया में इतना इजी नहीं है किसी को सिटीजनशिप मिलना। अब जो है ना बहुकल्चरलिज्म के ना क्या इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पर, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, कैसे इम्पैक्ट पड़े है ना, और क्या क्रिटिसिज्म हुआ। क्योंकि कोई भी काम हो रहा है ना, कोई चीज़, तो उसको क्रिटिसाइज़ भी लोग करते हैं। तो पहले हम जो है उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे। क्या हुआ, नस्लीय सौहार्द को बढ़ावा मिलना, मतलब जो आपस में लोग होते हैं ना अलग अलग कास्ट के, धर्म के, तो उन लोगों में ना भाईचारा बढ़ा। आर्थिक विकास में विविधता का योगदान हुआ, मतलब अब जब जितना भेदभाव नहीं है तो लोग अलग अलग देश से, कंट्री से उस देश में जाएंगे, बिजनेस करेंगे है ना, अर्निंग करेंगे, तो उनको आर्थिक विकास होगा है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा और वैश्विक छवि में सुधार। और इससे क्या हुआ कि कनाडा का जो इमेज है वो वर्ल्ड में अच्छा बनने लगा। क्या क्या हुआ, पॉजिटिव आउटकम इंक्लूड सोशल कोहेशंस, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी बढ़ी एंड द ग्लोबल प्रेस्टीज बढ़ा। अब जो है इसको लोग क्रिटिसाइज़ कैसे करते हैं वो भी बताते हैं हम। कुछ जो वो होते हैं ना क्रिटिसाइज़ करने वाले कुछ विद्वान, उसे ना वो इससे बताते हैं कि ये संस्कृति पृथक्करण का कारण मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये साझा राष्ट्रवाद को कमज़ोर करते हैं। वो बोलते हैं कि ना अगर आप पैसे राइट दोगे सबको तो क्या होगा, लोग संस्कृति के आधार पर बंटने लगेंगे, पृथक्करण हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रवाद है वो कमज़ोर होने लग जाएगा। लोग राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम नहीं करेंगे, अब वो सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। Critics argue that it may promote cultural isolations and weaken national integration. Okay. सो थर्ड क्वेश्चन अभी जो है ना, अब जो हमने क्रिटिसिज्म बता देना, अब जो है हम लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कि बहुसंस्कृतिवाद जो भी है मल्टीकल्चरलिज्म वो क्या है। तो कनाडा में जो बहुसंस्कृतिवाद की नीति थी ना, वो संस्कृति का समावेशन करती है, मतलब सभी लोगों को आपस में जोड़ती है, सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। एकता मतलब सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इससे संतुलन के साथ लागू करना आवश्यक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा और इतने बहुसंस्कृति लोग हैं, तो इन सब लोगों में ना भाईचारा बनाना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मतलब हाँ, ईजी नहीं है एक तरीके से। Multiculturalism in Canada promotes inclusivity and social harmony but requires thoughtful implementation to avoid fragmentation. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पूछा कनाडा में क्यूबेक समस्या क्या है, इससे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। क्यूबेक इशू एंड इट्स सोशल इम्पैक्ट ऑन कनाडा रिपीटेड इन 2015 में आया था, 19 में आया था और 2022 को जून और दिसंबर सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताएंगे क्यूबिक क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्यूबिक समस्या क्या है, तो हम ये बताएंगे क्यूबिक क्या है। क्यूबिक कनाडा का एक प्रांत है ना, जहाँ फ्रेंच भाषा के आबादी बहुसंख्यक है। मतलब जो क्यूबिक है ना वो एक ऐसा स्टेट है कनाडा का जहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा लोग बोलते हैं, ज़्यादा के जो भारी मात्रा में ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं ना बहुसंख्यक, वो फ्रेंच बोलते हैं, है ना। इस क्षेत्र में लंबे समय से संप्रभुता की मांग की जा रही है, जिससे कनाडा ने संघीय एकता का चुनौती मिली। अब क्योंकि वहाँ का जो क्षेत्र है ना वो ज़्यादातर जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन जबकि हमने पढ़ा कि जो कनाडा है वो फ्रेंच एंड इंग्लिश के साथ अदर लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करता है। तो ये जो है ना क्यूबिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए ना सॉवरेनिटी की मांग की। मतलब अलग से स्टेट समझ सकते हो आप, क्योंकि एक सॉवरेनिटी की डिमांड करना यही होता है कि अगर कोई स्टेट अपने आप में सॉवरेनिटी है, मतलब वो किसी की तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरीके का उस पर वो ना हो जोर ज़बरदस्ती कि वो अपनी नीति बदले या बनाए। तो उन लोगों ने क्या किया, अलग स्टेट की मांग की, सॉवरेनिटी की मांग की, जिससे क्या हुआ कि जो कनाडा का फेडरलिज्म सिस्टम था ना, यूनिटी, जिसको वो प्रमोट करते उसको चुनौती मिलती रही और ये एक समस्या का रूप लेता रहा। ठीक है, तो अब जो है हम ये पहले पढ़ेंगे कि क्यूबिक जो प्रॉब्लम हुआ ये इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्यूबिक की मांग कैसे होने लगी सॉवरेनिटी की, कैसे ये बैकग्राउंड रेडी हुआ। क्यूबिक एक फ्रांसीसी विरासत था और 1763 में ब्रिटिश अधिग्रहण के बाद संस्कृति पहचान को लेकर संघर्ष रहा। मतलब जो क्यूबिक था ना वो पहले फ्रांस के अंडर था, फ्रांस की विरासत था, और 1763 में जब ब्रिटिश अधिग्रहण हुआ ना, जब ब्रिटिश सब पे राज करते, तो उनके बाद जो है ये सांस्कृतिक पहचान को लेकर संघर्ष करने लगा और बाद में जो है कनाडा में ऐड हुआ। एंड कनाडा में ऐड होने के बाद मतलब कनाडा फिर ये धीरे धीरे सॉवरेनिटी की डिमांड करने लगे। क्यूबिक फ्रेंच आइडेंटिटी हैज़ क्लैश्ड विद ब्रॉडर कैनेडियन फेडरलिज्म सिंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस इन 1763। अब जो है इन्होंने सॉवरेनिटी मूवमेंट की डिमांड करी कि भाई हमें तो सॉवरेनिटी चाहिए, हम अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं, कोई हम ना तो कनाडा के अंदर रहना चाहते हैं, ना फ्रांस या ना अदर स्टेट के अंदर। तो 1980 और 95 में 2 बार जनमत संग्रह हुआ जिसमें क्यूबेक ने कनाडा से अलग होने की मांग की, है ना। 2 बार क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ, मतलब लोग भारी मात्रा में उतरे सड़कों पर और उन्होंने डिमांड की। referendums in 1980 and 1995 narrow rejected Quebec independence। क्यूबेक ने कनाडा से अलग होने पर मतदान किया, लेकिन क्या हुआ, उन लोगों की इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया। अब क्या हुआ, वो लोग क्यों चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, संप्रभुता चाहते थे, सॉवरेनिटी चाहते थे, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेजेस को संरक्षण देना चाहते थे। फिर जब उन्होंने क्या किया, बिल 101 के तहत क्यूबेक ने फ्रेंच को प्राथमिक भाषा के रूप में संरक्षित किया। अब वो अपनी भाषा को संरक्षण देना चाहते थे, फ्रेंच को बचा के रखना चाहते थे, मतलब सेव करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो बिल 101 है ना पास किया, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, फ्रेंच को एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में सेव किया। बिल 101 मैंडेट्स फ्रेंच एज द प्राइमरी लैंग्वेज इन क्यूबेक। अब क्या हुआ, इसके ना पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है तो उसके कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेंगे ना, अलग अलग पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक, काफ़ी सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो पॉलिटिकल क्या हुआ, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जैसे कि क्यूबिक्स। अब डिमांड्स हो रही है तो धीरे धीरे दल भी बनेंगे ना, जो भी उसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय दल बनने लगे, क्योंकि ये तो राजनीति है भाई। राजनीति में क्या होता है, जहाँ डिमांड बढ़ती है वहाँ नेता आते हैं, दल बनाते हैं और फिर उनकी तरफ से लड़ने लग जाते हैं। संघीय ढांचे में लचीलापन आया। अब जब उन्होंने इतनी डिमांड की सॉवरेनिटी वगैरह की, फिर उन्होंने 101 बिल पास कर दिया, है ना, अपने फ्रेंच लैंग्वेज को सेव करने के लिए। तो क्या हुआ, एक तरीके से क्या हुआ, उनका फेडरलिज्म सिस्टम जो है वो लचीला सा होने लग गया और उन्होंने क्या किया, वो विशेष दर्जा का मांग चाहते थे, तो एक तरीके से उनको विशेष दर्जा ही मिला अपने उसमें। राइट ऑफ रीजन पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिमांड्स ऑफ स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी। अब जो है इसके सोशल इम्पैक्ट क्या पड़े, जब उनको स्पेशल राइट्स मिल गए, स्पेशल वो कर दिया गया और सॉवरेनिटी मिलने लगी, तो क्या हुआ, अन्य प्रांत असंतोष में आ गए कि भाई हमें भी सारी राइट्स चाहिए, है ना,
कि आपने उनको अलग राइट्स दे दिए, उनको एक से एक बिल के तहत उनके फ्रेंच लैंग्वेज को वो बना दिया सेव करने के लिए, है ना। तो क्यों भाई, हमें भी तो ये है कि हम अलग हो, हमें भी सॉवरेनिटी चाहिए। अब जब आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो क्या हुआ, बहुसंस्कृतिवाद पर प्रश्न उठेगा कि भाई कहाँ से है मल्टीकल्चरलिज्म सिस्टम, जब आप लोगों ने फ्रेंच भाषा को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है स्पेशली। और क्या हुआ फिर, फ्रेंच और अंग्रेजी समुदायों में तनाव होने लग गया, क्योंकि कनाडा में मोस्टली लोग फ्रेंच और इंग्लिश बोलते थे। तो उन दोनों जो थे ना कम्युनिटीज़, उनके बीच में टेंशन्स होने लगी, टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज़ एंड क्वेश्चंस ऑन मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिसीज़। क्वेश्चंस होने लगे कि कहाँ है अब मल्टीकल्चरलिज्म पॉलिटिक्स। अब इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो क्यूबेक समस्या थे ना, वो कनाडा के संघवाद की परीक्षा की कसौटी बनी रही। जब क्यूबेक समस्या आया ना, तो भाई वो संघवाद पे प्रश्न उठाने लगा कि कहाँ है संघवाद, कहाँ है, क्योंकि संघवाद में तो ऐसे कोई भी देश अलग होने की मांग नहीं कर सकता, सॉवरेनिटी की मांग नहीं कर सकता ना, क्योंकि पावर्स तो ऑलरेडी डिवाइडेड होती है ना, फेडरलिज्म सिस्टम में। तो यहाँ पे उसकी परीक्षा की कसौटी होने लगी। ये विविधता और एकता के बीच संतुलन स्थापित करने को चुनौती देने लगा, क्योंकि जब वो अलग डिमांड करे तो ये तो चुनौती होगा ही ना। एकता कैसे बनेगी जब लोग आपस में लड़ेंगे हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए कि नहीं हमें प्रायोरिटी चाहिए तो हमें प्रायोरिटी चाहिए। The cubic issue highlights the challenge of balancing diversity and unity in federal democracies like Canada. Okay. So नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, कनाडा की संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन कनाडा। क्वेश्चन जो है 2015, 18 और 2022 में रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो उनका वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, संसदीय प्रणाली, उसके बारे में हमें बताना है, उसकी फीचर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे क्या कि कनाडा एक संसदीय लोकतंत्र है, मतलब एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है। जो कि ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली है ना, उस पर आधारित है। ये हाँ, ब्रिटिश सम्राट संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है ना। जो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली है ना, उसके अंदर जो है ना सम्राट होता है, वो संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यकर्ता होता है कौन है? प्रधानमंत्री। जैसे इंडिया में है कि जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं, लेकिन जो वास्तविक कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब जो है हम संसदीय प्रणाली की विशेषता बताएंगे कि वो जो है राजशाहीत्मक लोकतंत्र है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है वहाँ पे। कनाडा में ब्रिटिश राजा रानी को प्रतीकात्मक प्रमुख माना जाता है। जो ब्रिटिश के राजा रानी है ना, उन लोगों को प्रमुख माना जाता है, और जिसे गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। जो राजा रानी है ना, उसको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? गवर्नर जनरल उसको क्या करता है? इलेक्ट करते हैं। द ब्रिटिश मोनार्क इज द सिम्बॉलिक हेड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट बाय द गवर्नर जनरल। अब इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ये संसदीय बहुमत के आधार पर कार्य करता है। जो संसद में जो भी बहुमत होता है, जिस भी निर्णय पर बहुमत मिलती है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री को कार्य करना होता है। ऐसा नहीं कि जिस निर्णय पर बहुमत नहीं मिला वो उस निर्णय को लागू कर देगा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? PM। चूज़ फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। वो मेजॉरिटी से जीतता है और कार्य करता है। संसद वहाँ पे भी जो है बाईकैमरल पार्लियामेंट है, मतलब द्विसदनात्मक संसद चलता है। कनाडा की संसद में हाउस ऑफ कॉमन है, मतलब निचला अदालत, जैसे कि हमारे इंडिया में है ना लोकसभा निचला अदालत हाउस, वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है। एंड जो सीनेट है वो ऊपरी अदालत है, जैसे इंडिया में जो है राज्यसभा ऊपरी उच्चली अदालत, वैसे ही है ये सीनेट। तो बेसिकली 2 है इनका, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है सीनेट। कनाडा हैज़ अ बाईकैमरल पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड द सीनेट। अब जो है वहाँ पे जो भी संसदीय प्रणाली है, उसमें क्या एक इम्पोर्टेंस, मतलब एक विशेषता उसकी ये भी है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी एग्जीक्यूटिव होता है। कार्यपालिका संसद को जवाबदेही होती है और बहुमत खोने पर इस्तीफा देती है। जो कार्यपालिका ना PM वगैरह अगर उसने ऐसा कोई निर्णय ले लिया ना जो गलत है, जो जनता की भलाई के लिए नहीं है, तो वो फिर उसको ना कार्यपालिका को उसको फिर जवाब देना होता है आगे संसद को कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर उसने गलत कार्य किया है तो उसको बहुमत, वो उसकी सीटें खो जाती है। बहुमत से वो जो उसके पास बहुमत होता है वो खो देता है, और फिर बहुमत ना होने पे क्या होता है, कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ता है। कार्यपालिका कौन है यहाँ पे? PM। एग्जीक्यूटिव हु इज़ दैट? PM।
द एग्जीक्यूटिव इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड मस्ट रिजाइन इफ़ इट क्लोजेस कॉन्फिडेंस, मतलब बहुमत खोने पर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, सो वहाँ का जो संसदीय प्रणाली है वहाँ पे पार्टी सिस्टम भी है। कैसे? क्योंकि जैसे इंडिया में बहुत सारी पार्टी चलती है, वहाँ पे भी बहुत सारी पार्टी है। कनाडा में बहुत सारी पार्टी प्रणाली है और गठबंधन की सरकारें भी आम है। जैसे कि इंडिया में भी गठबंधन की सरकारें होती है, वैसे वहाँ पर भी ये चीज़ें नॉर्मल है। कनाडा हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम विथ ओकेजनल कोइलिंग गवर्नमेंट सिस्टम। अब इन सबका क्या कॉन्क्लूज़न है? कॉन्क्लूज़न यहाँ पे लिख रहे हैं आप इंग्लिश में। कनाडा की जो संसदीय प्रणाली है वो क्या है? लचीलापन है। मतलब कैसा है? बहुत लचीला है। अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, लेकिन साथ में उसको जवाब देना पड़ता है कि उसने क्यों ऐसा किया। और प्रतिनिधित्व को संतुलन करता है, मतलब लोगों के प्रतिनिधित्व को अच्छे से बैलेंस बना के रखता है, जो कि एक सफल लोकतंत्र का संकेत है। तो कनाडा पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंट मेकिंग इट टू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मॉडल, और जो कि एक सफल लोकतंत्र की संकेत है। मतलब जो लोकतंत्र है कनाडा का वो एक सफल लोकतंत्र है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट बना देंगे, उसमें 5 वीडियो में अपलोड कर दूँगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। तो कनाडा की जो मूल निवासी है, इंडिजियस कहते हैं जिनको, जनजाति की सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। जो कनाडा की मूल निवासी हैं ना, जनजातियाँ, उनकी वहाँ पे क्या सिचुएशन है वो बताना है हमें, सामाजिक और राजनीतिक। स्टेटस ऑफ इंडिजियस पीपल इन कनाडा, क्वेश्चन 16, 19 और 2021 में भी आया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि वहाँ पे जो इंडिजियस है ना कम्युनिटीज़ वो क्या क्या है। कनाडा की इंडिजियस कम्युनिटी को फर्स्ट नेशन इन यूटीज ऑन मीटिस के नाम से जाना जाता है। इनकी सामाजिक स्थिति लंबे समय से उपेक्षा और भेदभाव का शिकार रही है। मतलब ये जो है ना, ये फर्स्ट नेशंस यूनिट्स एंड मीटिस, ये लोग जो है ना, एक वो है क्या कहते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी है, इंडिजियस कम्युनिटी, जनजाति, और ये लोग क्या है, बहुत लंबे टाइम से शिकार रहे किसका, भेदभाव का, उपेक्षा का। मतलब इन लोगों को क्या हुआ है, इग्नोरेंस सहनी पड़ी है, किसकी, गवर्नमेंट की, और यहाँ के लोगों की। उपेक्षा मतलब होता है इग्नोरेंस, और भेदभाव मतलब उन लोगों को डिफ्रेंशिएट वगैरह सहना पड़ा है काफ़ी लंबे टाइम तक। कैसे? चलो हम इसे जो भी उन लोगों के साथ हुआ है ना, न्याय वगैरह और डिफ्रेंशिएट, तो हम उसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले बताते हैं कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। हिस्टोरिकल इनजस्टिस, कैसे उनके साथ इतिहास में, मतलब पास्ट में इनजस्टिस हुआ। उपनिवेश काल से ही आदिवासियों को भूमि से विस्थापित किया गया। जैसा कि जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे, उन्होंने विकास के लिए धीरे धीरे क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, जिसके कारण से विस्थापन की समस्या आ गई। जंगलों में रहने वाले आदिवासी को जब जंगल कट गए तो उनका तो विस्थापन हो गई। इससे क्या हुआ, जब वो जंगलों से हट गए तो धीरे धीरे उनकी संस्कृतियाँ विलुप्त होने लगी। विलोपन मतलब गायब। और फिर स्कूलों के माध्यम से जबरन समायोजन झेलना पड़ा। फिर क्या हुआ, जब उनको स्कूलों जाना पड़ा तो ज़बरदस्ती उनको वहाँ का समायोजन झेलना पड़ा। कॉलोनियल पॉलिसीज लेड टू डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल एसाइमिलेशन एंड अब्यूज इन रेजिडेंशियल स्कूल्स। सेकेंड क्या हुआ, ट्रीटी सिस्टम वहाँ पे लागू हुआ था कि जो सरकार थी और जो जनजातीय समूह थे उनके भी समझौते हुए, लेकिन जो अधिकतर समझौते थे ना उसका सरकार ने उल्लंघन किया। हिस्टोरिकल ट्रीटीज वर ऑफ्टन नॉट ऑनर्ड और इम्प्लीमेंटेड फेयरली। और वहाँ पे जो कंटेम्पररी इश्यूज़ वगैरह है वो आने लगे, कैसे, गरीबी और बेरोजगारी होने लगी। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन आ गया है ना। मतलब अब उन लोगों को ज़्यादातर एडमिशन्स भी नहीं मिल रहे थे, बेचारे को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती थी हेल्थ में, है ना। और क्या हुआ, एजुकेशन में ये लोग पीछे रह गए क्योंकि ये लोग थोड़े से गरीब होते थे, जिस कारण से ये लोग एजुकेशन को एक्वायर नहीं कर पाए। क्योंकि गरीब है, बेरोजगार है, तो भाई कैसे ये एजुकेशन ले पाएंगे और कैसे ये हेल्थ में रह पाएंगे। और क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें नहीं मिली उनको, जब वो गरीबी झेल रहे थे, जब वो बेरोजगारी झेल रहे थे, जब उनको शिक्षा नहीं मिली, जब उनको सही स्वास्थ्य नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आत्महत्या शुरू कर दिया। बेचारे जूझने लगे, आत्महत्या करने शुरू कर दिया। कई लोगों ने नशे करने शुरू कर दिए क्योंकि नशे से उनको ऐसा लगता है कि वो जो है समस्या उनके लिए ख़त्म हो जाएगी। हाई प्रायोरिटी पुअर एजुकेशन, हेल्थ एक्सेस एंड मेंटल हेल्थ क्राइसिस आर प्रिवेंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी ना तो एम्पावरमेंट इफेक्ट्स करने लगा।
क्या हुआ, सशक्तिकरण के प्रयास करने लगे गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने सोचा अब क्या करना चाहिए आदिवासियों के लिए, तो उन्होंने 1982 में संविधानों को अधिकारों की मान्यता दी। संविधान में क्या किया, आदिवासियों के लिए अधिकार बनाए और उन अधिकारों को मान्यता दी। ट्रूथ एंड रिकॉग्नाइजेशन कमीशंस, लैंड क्लेम सेटलमेंट, मतलब उनको जो है भूमि के से रिलेटेड राइट्स मिलने लगे। रिकॉग्नाइजेशन इन 1982 कॉन्स्टिट्यूशन, 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको टीआरसी एंड लैंड सेटलमेंट एंड एड एम्पावरमेंट जैसे ये वो मिलने लगे उन लोगों को, क्या रियायतें। अब क्या हुआ कि उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें तो मिलने लगी, साथ ही साथ उन लोगों का राजनीतिक भागीदारी बढ़ गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गया, क्योंकि उन लोगों को संवैधानिक तौर पे राइट्स मिल चुके थे। तो फिर क्या हुआ कि इंडिगेस प्रतिनिधि संसद और प्रांतीय प्रधान सभाओं में स्थान पाने लगे, क्योंकि अब जो है उनको गवर्नमेंट राइट देने लगी, तो अब वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने लगे। इंक्रीजिंग इंडिगस पॉलिटिकल रिप्रेजेंट इज रीहेस्टिंग कनाडियन री डेमोक्रेसी। अब इन सबका कंक्लूजन क्या है कि मूल निवासियों की स्थिति में सुधार हेतु क्या वह राजनीति इच्छाशक्ति और सांस्कृतिक सम्मान अत्यंत आवश्यक था। मतलब जब राजनीति में लोगों को राइट्स मिलेंगे तो क्या होगा, उनका संस्कृति का सम्मान बढ़ेगा और उनकी इच्छा शक्ति विल पावर को भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ट्रू रिकॉग्नाइजेशन डिमांड्स पॉलिटिकल विल द कल्चर इज प्रेजेंट एंड इंडिकेटर्स। तो ये जो है ये हमने 5 क्वेश्चन किए। ओके, अब जो है इसके आगे के भी ऐसी 6-7 और क्वेश्चन है, वो मैं सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी। अगर इस वीडियो में व्यूज़ आए तो, अगर व्यूज़ नहीं आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं ज़रूर करूँगी इसका। बाकी थैंक यू सो मच।